हेलो एवरीवन। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 2 जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आधा पार्ट कराया है और इस वीडियो में हम इसका जो बचा हुआ आधा है वो कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीसी कहते हैं। इस वीडियो से पहले पिछली वाली वीडियो देख लेना जिससे कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। अब ये जो पीपीसी है इसके बहुत सारे नाम हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये सब एक ही चीज़ है। इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्यों कहते हैं, ये आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। It is a graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम एक थ्योरी को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस थ्योरी को? एक प्रोड्यूसर दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, और वो किस कॉम्बिनेशन में, किस किस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में वो गुड्स को प्रोडक्शन कर सकता है, गुड्स की प्रोडक्शन कर सकता है, उस चीज़ को, इस बात को, इस थ्योरी को अगर मैं एक ग्राफ में दिखाऊं तो उसी ग्राफ को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इस कर्व को पढ़ने के लिए अब इकॉनमी क्या है, इकॉनमी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। तो आपको कोई भी अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको कुछ अजम्पशंस यानी कुछ चीज़ें मानकर चलनी पड़ती है कि ये चीज़ें होंगी इकॉनमी में तभी ये थ्योरी वैलिड है। ठीक है, तो अजम्पशंस यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज जितनी भी होंगी वो फिक्स्ड होंगी, जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो चेंज नहीं होंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। रिसोर्सेज जो है एक काम से दूसरे काम पे इजीली लगाई जा सकती हैं। अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 मिनट थोड़ा वेट करना, अभी मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से और एफिशिएंटली यूज़ की जा रही हैं, कोई भी वेस्टेज यहाँ पे रिसोर्सेज की नहीं हो रही है। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट मतलब सारी रिसोर्स एक जितना प्रोडक्शन नहीं करती हैं। किसी रिसोर्स की प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा है तो किसी की कम है। तो प्रोडक्शन जो है वो रिसोर्स की जो प्रोडक्शन है वो इक्वल नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अब ये सब क्यों एज्यूम किया गया है और इसका मतलब क्या है वो समझो। इसको मैं आपको इस टेबल से समझाती हूँ। मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, इस थ्योरी को पढ़ने के लिए अपने आप को प्रोड्यूसर की तरह समझना। आप एक प्रोड्यूसर हो, ये आपकी प्रोडक्शन यूनिट है, यानी ये आपका कोई ज़मीन है आपके पास, उसके ऊपर पूरा आपका बिजनेस सेटअप है, बिल्डिंग्स हैं, उसमें लोग काम करते हैं। जैसे आप मूवीज़ में बिजनेस देखते हो लोगों को करते हो, बिल्कुल आपका ऐसा बढ़िया सा बिजनेस है। ठीक है, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो गन्स की, मान लो आप गन बना रहे हो। तो अगर आप सारी की सारी रिसोर्स, अब ये ध्यान रखना कि जितनी भी रिसोर्स आपके पास हैं, लैंड, बिल्डिंग, एम्प्लॉयज़, फ्यूल, पावर, मशीनरी, सब कुछ, ये रिसोर्स आप चेंज नहीं कर रहे हो। यहाँ पे अभी हमने एज्यूम किया है कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। हम एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये और ये तो समझ आ गया होगा, तब ये थ्योरी वैलिड है। अगर ये चेंज नहीं आएगा तब ये जो हम पढ़ेंगे वो वैलिड होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, मैं 21 गन बना पा रही हूँ, या आप प्रोड्यूसर हो तो आप 21 गन्स जो है वो बना पा रहे हो, और अभी आप सारी की सारी रिसोर्सेज गन्स बनाने में ही लगा रहे हो। ठीक है, और हम दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं बटर। मान लो आपका मन किया कि यार बटर की प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं। ठीक है, बटर भी अच्छा बिजनेस है, तो बटर की प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो आप जब सारी की सारी रिसोर्सेज गन बना रही थी आपकी, तो आप 21 गन बना रहे थे, 21 गन्स, और ज़ीरो बटर बन रहा था। अब क्या किया आपने, आपने बटर्स की प्रोडक्शन बढ़ा दी, यानी कि बटर्स की प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। तो मान लो एक बटर की यूनिट आपने प्रोड्यूस करनी शुरू की, तो गन्स की प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी गन्स की प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी। इसको ऐसे समझो कि आपकी ये रिसोर्सेज थी जो लिमिटेड है, ये पूरी की पूरी रिसोर्सेज जब पूरी तरह काम पे लगी हुई है, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है, पूरी तरह यूटिलाइज हो रही है, तो ये 21 गन बना पा रही है। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम इसी रिसोर्स में, इसी गिवन रिसोर्स में हम दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, बटर की प्रोडक्शन। तो मैं क्या करूँगी,
थोड़ा सा पार्ट, यानी कि थोड़ा सा पार्ट, यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब है कुछ रिसोर्सेज, कुछ लेबर, कुछ मशीनरी, कुछ लैंड जो है बटर के लिए, बटर की प्रोडक्शन के लिए मैं लगा दूंगी। तो बटर की 1 यूनिट में प्रोड्यूस करना शुरू कर दूंगी। और गन्स की प्रोडक्शन के साथ क्या होगा, क्योंकि गन्स सारी रिसोर्सेज मिलकर गन बना रही थी 21, अब कुछ रिसोर्स बटर बनाने लगी हैं, तो गन्स की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो गन्स यहाँ पे कम हो गई। अब मान लो मुझे लगा कि यार बिजनेस तो बढ़िया जा रहा है, बटर का बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो बटर और बनाओ। तो आपने क्या किया, और रिसोर्सेज बटर की प्रोडक्शन में लगा दी। अब इतनी नहीं, आपने और लोगों को और मशीनरी को बटर बनाने के लिए लगा दिया। तो बटर की 2 प्रोडक्शन हो गई, तो गन्स की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, तो गन्स की प्रोडक्शन और कम हो गई। इसी तरह जैसे जैसे आप बटर की प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, उसी तरह गन्स की प्रोडक्शन, यानी पिछले गुड की जो आप बना रहे थे ऑलरेडी, उसकी प्रोडक्शन आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं दूसरे गुड को बनाने में ऑक्यूपाई हो रही हैं, राइट। अब यही चीज़ क्या दिखा रहा है, 1 और 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि एक प्रोड्यूसर या तो 0 बटर और 21 गन की प्रोडक्शन लेवल पे काम कर सकता है, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना बनाए और सारी की सारी रिसोर्सेज से सिर्फ गन बना रहा हो, यानी एक प्रोडक्ट बना रहा हो। तो ये एक पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन है जिस पे वो काम कर सकता है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो एक बटर बनाए और 20 गन बनाए, तब भी इस लेवल पे भी उसकी सारी रिसोर्सेज काम पे लगी होंगी, कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही है, सारी रिसोर्सेज बराबर काम पे लगी हुई हैं। एक तीसरा कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि वो 2 बटर की क्वांटिटी बनाए, 2 यूनिट बनाए और 18 गन्स बनाए। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिस पर एक प्रोड्यूसर 2 गुड्स की प्रोडक्शन कर सकता है विद इन गिवन रिसोर्सेज, मतलब दी हुई रिसोर्स के अंदर ही। अगर उसी रिसोर्सेज से 2 गुड्स के की प्रोडक्शन करना चाहे तो किस किस कॉम्बिनेशन पे वो प्रोडक्शन कर सकता है, इसी चीज़ को अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊंगी। अब देखो, इसी चीज़ को, इसी टेबल को मैं ग्राफ के साथ दिखा रही हूँ। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर हो रहा होगा। ये 2 कॉम्बिनेशंस को मैंने एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे बटर लिया है और वाई एक्सिस पे मैंने गन्स लिए, और इन्हीं कॉम्बिनेशन को 21 और 0, तो 21 एंड 0, इसी तरह 20 और 1, 20 और 1, इस तरह कॉम्बिनेशन प्लॉट कर दिए। तो आपको जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कर्व कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसी कर्व को हम पीपीसी कहते हैं, या और जो 5 नाम मैंने शुरू में बताए थे, कुछ भी नाम ले लो, यही कर्व है। ये क्या दिखा रहा है, एक प्रोड्यूसर के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है जिस पे वो प्रोडक्शन कर सकता है ऑफ 2 गुड्स विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब एजम्पशंस पे वापस आओ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। एजम्पशंस क्या था, रिसोर्सेज फिक्स्ड है। ये एज्यूम हमने क्यों किया था, अगर मैं रिसोर्सेज को चेंज करूँगी तो ये थ्योरी तो काम ही नहीं करेगी। अगर मैं बीच में रिसोर्सेज बढ़ा दूँ तो मैं गन्स भी 21 बना पाऊंगी और बटर भी ज़्यादा बना पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो रिसोर्सेज बढ़ा दिए, ठीक है। अगर मैं मतलब रिसोर्सेज को कम कर दूँ तो ज़रूरी नहीं है, मैं बटर भी हो सकता है ना बना पाऊँ और गन्स भी कम हो जाए, तो ये इस बात का कोई वो नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए एज्यूम करना ज़रूरी है इस थ्योरी को समझने के लिए कि रिसोर्सेज फिक्स रहेंगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अलावा रिसोर्सेज जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाने में ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं। इसका मतलब, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यार मेरे पास मशीनरी तो गन बनाने की थी, मेरे पास जो मशीन थी, जो लोग थे वो गन बनाना जानते थे, बट मैंने बटर बनाना शुरू कर दिया, तो वो लोग तो बटर बनाना जानते ही नहीं है, तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं, एक चीज़ की प्रोडक्शन करने से दूसरी चीज़ पे इजीली ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। इसके अलावा तीसरी थी आपकी कि रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही हैं, यानी कि कोई भी रिसोर्स, यहाँ पे जो मेरा पूरा सेटअप है इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी एम्प्लॉय खाली नहीं बैठा है, कोई मशीन ख़राब नहीं है, सब कुछ स्मूथली और एफिशिएंटली चल रहा है, ठीक है। चौथा क्या है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्शन है, इसको ठीक कर लेना। सो रिसोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह एफिशिएंट नहीं हैं दूसरी चीज़ की भी प्रोडक्शन करने के। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे बटर की 1 यूनिट बढ़ रही है, हर बार 1-1 यूनिट बढ़ रही है। देखो हर बार मैं एक प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रही हूँ बटर की,
लेकिन मुझे गन को का जो सेक्रीफाइस है वो डिफरेंट करना पड़ रहा है हर बार। यानी कि जो मेरी मशीनरी थी वो गन बनाना जानती थी, अगर मैंने उससे बटर बनवाया तो वो बटर की उतनी एफिशिएंटली प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि प्रोडक्शन करना उसके लिए या तो मुश्किल हो रहा है या और अच्छा हो रहा है, मतलब डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि 21 गन बना रही थी 21 ही बटर बनाएगी, ऐसा नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि वो एफिशिएंसी डिफरेंट है। अलग प्रोडक्ट की एफिशिएंसी मशीन की अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने मान के चला है, तब ये थ्योरी वैलिड है। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इसमें सारे कॉम्बिनेशंस मैंने दिखाए हुए हैं। एक साइड आप एक प्रोडक्ट दिखाओगे, दूसरी साइड दूसरा प्रोडक्ट दिखाओगे, और ये कुछ इस तरह का बनता है, राइट। अब इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ मार्जिनल वर्ड आ गया है, तो मार्जिन मतलब हर एक यूनिट में चेंज आना। ठीक है, तो अभी समझ आएगा क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हम नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो है जो गवा देते हैं उसकी कॉस्ट। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, पिछली वीडियो देख लेना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ आ जाएगा। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक दूसरी यूनिट को पाने के लिए, एक यूनिट मतलब एक एडिशनल यूनिट दूसरी किसी कमोडिटी को पाने के लिए हम पहले वाली कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर देते हैं, उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे आया है यानी वन एडिशनल यूनिट, हर एक यूनिट को पाने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, हम इस पूरी थ्योरी जो हमने पढ़ा है, पीपीसी कर्व के बारे में जो पढ़ा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही थी और उसी की रिसोर्सेज से हम दूसरी चीज़ बनाने में लग गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्शन को, एक यूनिट को दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब हम कुछ भी बनाना, उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, जो कर्व है ये क्या दिखाता है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने को ट्रांसफॉर्म कर देना और उससे दूसरा प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, तो इसीलिए इसका इसका जो नाम है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यहीं से आया, क्योंकि हम एक्चुअल में इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, राइट। तो यही यहाँ से निकलता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको एमआरटी कहते हैं। मार्जिन का मतलब अभी मैंने बताया, वन एडिशनल यूनिट, एन एडिशनल या वन एडिशनल यूनिट जब भी हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसको एमआरटी कहते हैं। क्या है एक्चुअल डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है किस रेट से मैं किसी कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, उसका रेट। जैसे कि इस वाले केस में मैं क्या कर रही हूँ, देखो, एक यूनिट बढ़ रही है, यानी एक का गेन हो रहा है, ज़ीरो बटर की प्रोडक्शन से एक यूनिट की प्रोडक्शन मतलब बढ़ा रही हूँ, गेन कर रही हूँ एक यूनिट का, सेक्रीफाइस हो रहा है यहाँ पे वन का। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, 1/1, दैट इज़ 1। इसी तरह नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट लेवल पे 1 से 2, यानी एक का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक का गेन हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ यहाँ पे, 20 से 18 हो गया, 2 का सेक्रीफाइस, तो ये हो जाएगा 1/2, राइट। इसी तरह आगे, सॉरी 2/1, सेक्रीफाइस ऊपर गेन नीचे। इसी तरह एक का फिर गेन हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ इस बार, 18 से 15, 3 का, तो 3/1, तो 3 विल बी एमआरटी। इसी तरह एक का गेन हुआ, यहाँ पे एक गेन हुआ, और यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना हुआ, 4 का, तो ये हो गया 4/1, दैट इज़ 4, तो 4 हो गया एमआरटी। तो बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इट इज़ द रेट जिससे हम एक चीज़ को गेन करने पे दूसरी चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसको एमआरटी कहते हैं। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला है एमआरटी इक्वल्स टू डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड, यानी चेंज इन यूनिट, या जितना भी सेक्रीफाइस किया है आपने, जितने यूनिट गंवाए हैं, अपॉन डेल्टा यूनिट गेन, जितना भी आपने गेन किया है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ। अगर आपको पीपीएफ समझ आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत आसानी से समझ आएंगे, और ये बहुत पेपर में पूछे जाते हैं।
जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीएफ हमेशा नीचे की तरफ आता हुआ बनेगा। ये क्यों बनता है नीचे आता हुआ, ये देखो ध्यान से। कोई भी कर्व जब हम दो एक्सिस के बीच एक कर्व बनाते हैं और वो नीचे आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ गेन हो रही है तो दूसरी सेक्रीफाइस हो रही है। तो अगर दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन है तो ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा। अगर दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक चीज़ बढ़ाओ दूसरी भी बढ़ती है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, राइट। तो इसीलिए पीपीएफ जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस रेट, ये हमेशा जो है इन्वर्स रिलेशन है दोनों गुड्स के बीच, एक को पाने के लिए हम दूसरे को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड। पीपीएफ की जो शेप होती है वो कॉनकेव शेप होती है। अब कॉनकेव शेप समझो, यहाँ पे आपने साइंस में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स या लेंसेज। तो ये जो है, ये देखना ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और ये आपका कॉनकेव लेंस होता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखो, आप मान लो आपकी आँख यहाँ पे है, योर आई इज़ हियर, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो। यहाँ से देखोगे तो आपका जो ये शेप है इस कर्व का कुछ ऐसा है, राइट, इस तरह से ऐसे है, अंदर को धंसा हुआ है, राइट। तो अंदर को धंसा हुआ कौन सा है? कॉनकेव मिरर। दिस वाज कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो अंदर की तरफ ये घुसा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉनकेव टू ओरिजिन कहते हैं। दिस इज ओरिजिन पॉइंट, यहाँ जीरो होता है, ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट से कॉनकेव शेप में होता है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर ऐसे बनता तो कॉन्वेक्स होता। आँख यहाँ पे है, यहाँ से देखो आँख की तरफ उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स, और अंदर धंसा हुआ है, आँख से अंदर की तरफ घुसा हुआ है तो कॉनकेव। इसीलिए इस पीपीएफ जो है वो कॉनकेव शेप होता है। उसका रीज़न क्या है वो सुनो। पीपीएफ के कॉनकेव शेप होने का रीज़न है इंक्रीजिंग एमआरटी। अब एमआरटी मैंने अभी आपको बताया था, एमआरटी इज़ द रेशियो जिससे आप सैक्रिफाइस और गेन का जो रेशियो है उसको एमआरटी कहते हैं। तो एमआरटी देखो हर बार बढ़े जा रहा है, यानी आपको हर बार ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक एक यूनिट कमाने के लिए, यानी एक एक को गेन करने के लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। 1 2 3 हर बार बढ़े जा रहा है सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसी वजह से इस इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से जो इसकी शेप है, पीपीएफ की शेप है, वो कॉनकेव शेप होती है, राइट। कॉन्वेक्स नहीं होती, कॉनकेव होती है। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पीपीएफ स्ट्रेट हो सकता है, और ये आपके दिमाग में नहीं है, पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन हो सकता है या ये कॉन्वेक्स हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, दोनों का आंसर है येस। ये जो हमने केस पढ़ा है अभी, ये वाला जो केस पढ़ा है, इसमें हमने कॉनकेव शेप जैसा केस पढ़ा है, लेकिन उसका ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कैसे होगा स्ट्रेट लाइन? ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब जो दो गुड्स के बीच का जो गैप है ना वो इक्वल हो, यानी कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये हर बार सेम हो, कांस्टेंट हो, 1:1, एक गेन एक लॉस, एक गेन हो रहा है तो एक लूज कर रहे हो, एक गेन कर रहे हो तो एक लूज कर रहे हो, यानी हर बार एमआरटी जो है रेट अगर 1:1 सेम रहे तो जो आपका पीपीसी कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा? क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेट लाइन कर्व बना के देखो और उसके दो पॉइंट्स को मिला के देखो, हमेशा सेम दोनों, ये एक जितना बढ़ेगा उतना ये घटेगा, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। अब पीपीएफ जो है कॉन्वेक्स कब हो सकता है? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कब हो सकता है? जब एमआरटी कम हो रहा हो, यानी कि ये जो आपका 1 2 3 ये जो बढ़ रहा है ना, ये उल्टा हो रहा हो, 6:1 5:1 ये कम हो रहा हो, तो इसका मतलब है आपका जो कर्व है वो ऐसे बन के आएगा। चाहे इसको बना के देख लेना, आप अगर डिक्रीजिंग रखोगे तो एमआरटी को कम करते रहोगे तो ये आपका कॉन्वेक्स शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये आपका पीपीएफ कर्व है, ठीक है, ये पीपीसी कर्व है। अब ध्यान से देखना, ये मैंने क्या शो किया हुआ है यहाँ पे। ये जो कर्व है इसकी हम फिर से डेफिनेशन जो है रिवाइज करते हैं कि ये वो सारे कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिसमें एक प्रोड्यूसर
जिसमें एक प्रोड्यूसर 2 गुड्स को प्रोड्यूस करता है विद इन गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, इसका मतलब है कि एक प्रोड्यूसर इनके ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है और वो अपनी रिसोर्सेज को पूरी तरह से एफिशिएंटली एंड पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आप लगाओगे, इसका मतलब है कि रिसोर्सेज इस पॉइंट पे पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही है, यानी फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो इस कर्व के ऊपर। ठीक है, अगर मैं इस कर्व के अंदर किसी पॉइंट की बात करती हूँ, जैसे कि पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट लेकिन कर्व के अंदर, ऊपर नहीं, इस कर्व के ऊपर नहीं, कर्व के अंदर, इसका मतलब क्या है कि एक प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे कि हो सकता है कि मशीनरी ख़राब हो गई हो सकता है एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए हों, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो रिसोर्सेज जितनी उसके पास है, यानी उसकी कैपेसिटी यहाँ तक प्रोड्यूस करने की है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, किसी ना किसी रीज़न से उसकी रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, तो उसकी प्रोडक्शन इतनी इस बी पॉइंट तक ही हो पा रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स गुड है, यहाँ पे वाई गुड है, तो एक्स का इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहा है, जबकि कर कितना सकता है, इतना प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। और वाई का इतना प्रोडक्शन कर पा रहा है, कर कितना सकता है, इसको मिलाओ, यहाँ तक प्रोडक्शन कर सकता है, इतनी रिसोर्सेज हैं, लेकिन हो सकता है रिसोर्सेज ख़राब हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बाय एनी रीज़न उसकी रिसोर्सेज जो है अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। तो अंदर कोई भी पॉइंट हो इस कर्व के अंदर, उसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इस कर्व के बाहर कोई पॉइंट हो, कोई भी आउटसाइड दिस कर्व, तो इस पॉइंट को आप बोलते हो कि एक प्रोड्यूसर यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता, यानी कि अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया इस थ्योरी में कि रिसोर्सेज को चेंज नहीं कर रहे हैं। जब रिसोर्सेज को चेंज कर ही नहीं रहे हैं, तो एक प्रोड्यूसर अगर उसके पास इतना प्रोड्यूस करने की रिसोर्सेज हैं, तो वो यहाँ कैसे पहुँचेगा, वो एक्स की इतनी क्वांटिटी और कैसे बढ़ाएगा और वाई की इतनी कैसे बढ़ाएगा। रिसोर्सेज तो हमने मान के चला है कि पूरी तरह से यूटिलाइज हो रही हैं, इससे ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी पे अपनी उसको हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन को, यानी इस पॉइंट को वो अचीव कर ही नहीं सकता, इसको कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कैन नॉट बी अटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर। इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ तभी अटेन किया जा सकता है जब हम रिसोर्सेज को बढ़ा दें। ठीक है, यानी एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द रिसोर्सेज। ठीक, तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट की बात की। एक, अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है तो इसका मतलब है रिसोर्सेज पूरी तरह से फुली यूटिलाइज हो रही हैं। पॉइंट कर्व के अंदर है, इसका मतलब है रिसोर्सेज कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही हैं, अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की। पॉइंट कर्व के बाहर है कहीं पे भी, तो उसका मतलब है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, उसको प्रोड्यूसर अटेन ही नहीं कर सकता, पा ही नहीं सकता। यानी रिसोर्सेज जो है तभी वहाँ तक रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा, तभी एक प्रोड्यूसर उस पॉइंट तक पहुँच सकता है, राइट। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है विच इज़ चेंजेस इन पीपीएफ। पीपीएफ कर्व में बहुत सारे तरह के चेंजेस आ सकते हैं। एक तरह का चेंज होता है शिफ्ट आना, एक होता है रोटेट हो जाना। रोटेशन और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है? पीपीसी यानी ये जो कर्व है, ये राइट की तरफ पूरा उठ के शिफ्ट हो गया या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, या तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, इस पूरा का पूरा उठ गया, मतलब अपनी दोनों साइड से अपनी लोकेशन इसने चेंज कर दी, एक्स एक्सिस से भी आगे हो गया और वाई एक्सिस से भी आगे हो गया, इसको कहते हैं शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट एंड राइट वर्ड शिफ्ट। ऐसे ही अगर रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन का मतलब है एक एक्सिस उसकी वही है सेम अपनी जगह पे, सिर्फ वो एक दूसरी साइड के एक्सिस से आगे या पीछे हुआ है, यानी राइट या तो लेफ्ट हुआ है एक एक्सिस से। इसी तरह इसका उल्टा भी हो सकता है कि बटर वाली साइड जो ये एक्स एक्सिस वाली साइड है ये सेम है, दूसरी साइड से ऊपर या नीचे हुआ है, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत आता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट केस जिसमें जो शिफ्ट है वो राइट वर्ड हुआ है। ठीक है, अब देखो इस वाले कर्व में यहाँ पे बटर की प्रोडक्शन है और यहाँ गन्स की प्रोडक्शन है। ये पीपीसी कर्व है, यानी इस पे पूरी प्रोडक्शन जो है हो रही थी, एक प्रोड्यूसर ये वो कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जिस पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस कर्व ये जो कर्व है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, राइट में शिफ्ट हो गया है।
इसका मतलब क्या है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पुराने पीपीएफ पे प्रोडक्शन हो रही थी बटर की इतनी और गन्स की इतनी, ठीक है, यही मतलब है इस पॉइंट का। अब ये पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ चला गया है, तो अब क्या हो रहा है, बटर की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, और यहाँ से देखो गन्स की प्रोडक्शन भी इतनी बढ़ गई है। तो बटर की जो रिसोर्सेज हैं, जो बटर प्रोड्यूस कर रही थी वो भी इंक्रीज हो गई हैं, और गन्स को प्रोड्यूस करने वाली रिसोर्सेज भी बढ़ गई हैं। दोनों रिसोर्सेज में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ इन रिसोर्सेज। इसी वजह से जो पीपीसी है वो आगे की तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ लेफ्ट में शिफ्ट होने का मतलब क्या है, फिर से कोई भी एक पॉइंट मैच करो, ये पुराना पीपीएफ जो था वो ये है, तो बटर की इतनी प्रोडक्शन हो रही है और गन्स की इतनी, राइट। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है यहाँ आ गई है, तो गन्स की भी प्रोडक्शन कम हो गई, यहाँ से यहाँ तक कम हो गई, और बटर की भी प्रोडक्शन, दोनों की प्रोडक्शन कम हो गई है, ऐसे डिक्रीज हो गई है। डिक्रीज कब होगी, जब रिसोर्सेज में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, यानी या तो टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है, या रिसोर्सेज कम हो गई हैं, एम्प्लॉयज़ चले गए हैं, कुछ भी हो सकता है, एनी रीज़न, बस रिसोर्सेज कम हो गई हैं, इसलिए दोनों की ही, गन्स की भी कम हुई है और बटर की भी कम हुई है, इसीलिए पूरा का पूरा पीपीसी उठ के लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन। रोटेशन किस तरह की होती है, देखो रोटेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सिर्फ बटर वाली साइड जो है रोटेट हो रही है। अगर राइट में जा रहा है, देखो ग्राफ, ये जो नॉर्मल लाइन से मैंने बनाया है, ये नॉर्मल पीपीसी है, ये जो है मान लो यहाँ चला गया, ये वाला इधर राइट में शिफ्ट हो गया सिर्फ बटर वाली साइड से, तो इसका मतलब है कि गन्स की प्रोडक्शन तो उतनी है, बटर की रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट हो गया, यानी बटर की जो रिसोर्स है या टेक्नोलॉजी है बटर को प्रोड्यूस करने की, उसको अपडेट कर दिया गया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है बटर की प्रोडक्शन के साथ कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। तो सिर्फ बटर की प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ा है, गन की प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ऐसा केस होता है तो पीपीसी सिर्फ बटर की तरफ से, यानी एक प्रोडक्ट की तरफ से राइट में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। इसी का उल्टा, अगर बटर को प्रोड्यूस करने वाली रिसोर्सेज जो हैं वो अगर कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसकी ख़राब हो जाए, डिग्रेड हो जाए, या रिसोर्सेज कम पड़ जाए, या वेस्ट हो जाए, मशीन ख़राब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई रीज़न, पर रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, तो बटर की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी, गन्स की प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे केस में सिर्फ बटर की साइड से लेफ़्ट में जाएगा, गन्स की साइड से पॉइंट वहीं रहेगा, तो रोटेट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, राइट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। आई गेस ये केस आपको अब समझ आ ही गया होगा। इसमें इसी का रिवर्स हो रहा है, जैसे कि ये गन की तरफ से राइट और लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है राइट में अगर शिफ्ट हो रहा है तो गन की जो रिसोर्सेज हैं, गन बनाने वाली रिसोर्सेज या तो अपडेट हुई हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है, रिसोर्स को बढ़ाया गया है, और बटर के साथ कुछ चेंज नहीं आया है। इसी तरह से अगर लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो गन्स बनाने वाली या तो रिसोर्स कम हो गई है, या टेक्नोलॉजी को डिग्रेड किया गया है, या डिग्रेड हो गई है टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसी वजह से डिक्रीज हो गया है गन्स वाली साइड, बटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब एक साइड कोई चेंज नहीं आता है, उसकी वजह से होती है रोटेशन, और दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से होता है शिफ्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने वहाँ एक नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट, और आप नोट्स ये ले सकते हो मुझसे। और प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं क्या चेंजेस और कर सकती हूँ कि आपको अच्छे से और अच्छे से जो है वीडियोस बना पाऊँ या लेक्चर्स डिलीवर कर पाऊँ। थैंक यू।